नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मेडिकल फील्ड की एक ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूं जिनका नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी गानोरकर जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार पूर्णिमा जी, आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई। जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अभी बहुत ही करीब आ रहा है वीमेंस डे, तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसी डॉक्टर से मिलते हैं जो हमारे इस पूरे देश की जो आधी आबादी, जिसे महिलाएं बोला जाता है, यानी पुरुष और महिला से बनता है हमारा देश, और इस देश का 50% महिलाएं होती हैं, और इन 50% महिलाओं के स्वास्थ्य की जो रक्षा करता है, स्वास्थ्य का जो ख्याल करता है, ऐसी हमारी डॉक्टर गानोरकर जी हैं, जो कि काउंसलिंग भी करती हैं, ट्रीटमेंट भी करती हैं, और हमेशा पेशेंट के साथ जो एक एम्पैथी रखती हैं कि उन्होंने पढ़ाई जो करी थी वो उन्होंने पुणे से मेडिकल कॉलेज से की थी, जिसमें उनको 17 मेडल मिले। उनमें से 2 गोल्ड मेडल थे और प्रेसिडेंट के द्वारा 1 मेडल। उनकी जो उपलब्धियां हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि थ्रू आउट वो एक बहुत अच्छा एकेडमिक करियर लेके चली हैं। ये सब हो रहा था, डॉक्टर से उनकी मैरिज हो गई थी, दोनों डॉक्टर थे। एक उनका सपना था कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे और जहां हम ये सेवा कार्य बहुत ही खुशी से वो करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है, वैसी ही समस्या डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी के जीवन में भी आई, और अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। और उन्हीं दिनों ये हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में बैठकर आज हम बात कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल के बनने की तैयारी शुरू हो ही रही थी। और उनसे पूछा गया उनके पति ने कि भाई, ये हॉस्पिटल की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तो अब तबीयत खराब हो गई है, कैंसर हो रहा है, तुमको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल शुरू करें कि नहीं करें। तो इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि बिल्कुल हॉस्पिटल चालू करो, और हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चलना चाहिए, मैं चाहती हूं, और मैं लड़ूंगी, कैंसर से लड़ूंगी। तो ये जो एक संघर्ष की कहानी है, और जिसे बोलते हैं ना, संघर्ष हुआ जीवन में, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिली, और वो सफलता जो ऊंचाइयों पे उनके लेकर गई कि आज ये गानोरकर हॉस्पिटल इतना बड़ा, इतना बढ़िया, इतनी अच्छी सेवा दे रहा है, स्वास्थ्य सेवा। तो आज इसी विषय पर पहले हम बात करेंगे डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी से। तो डॉक्टर, हमें आप अपने पहले संघर्ष के बारे में बताइए कि बीमारी जो आपको पता चला, तो कैसे क्या आपने उसको टैकल किया? तो बात 1994 की थी। हमारी प्रैक्टिस शुरू करके हार्डली 10 साल हुए थे। डॉक्टर गानोरकर और मैं क्लासमेट्स, हमने दोनों एमडी पास करके नासिक में प्रैक्टिस करने का सोचा। अच्छा। तो पहले 10 साल में थोड़ा सा प्रैक्टिस सेटल करने में गए। बच्चे छोटे थे, बड़ी बेटी गायत्री सिर्फ 10 साल की थी और छोटी वाली 7 साल की थी। ओके। अचानक से मेरा डायग्नोसिस हो गया। अच्छा। कि मुझे ओवेरियन कैंसर है। तो शुरू में तो धक्कादायक ही था, क्योंकि तब तो कैंसर की बीमारी और उसके बारे में बहुत सारी चीजें प्रचलित नहीं थी। जी। फिर भी हमने कहा कि चलो डायग्नोसिस हो गया है जल्दी स्टेज में, वो तो कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि जैसे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, तो आपको हीलिंग भी अपने आप से अच्छा होगा। जी। तो हमने वैसा ही सोचा कि जो हम पेशेंट से बात करते हैं, जी, तो वो हम अभी मेरी तरफ से खुद अपनाने का मौका आया था। बिल्कुल। सबकी सपोर्ट थी, हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, बच्चे, और सबसे अच्छे तो थे, मेरा पूरा विश्वास था मेरे डॉक्टर तेलंग जो थे, जिन्होंने मुझसे मुझे ऑपरेट किया। जी। तो सबकी प्रेयर्स थे, सही ट्रीटमेंट मिला। जी। और मैं ठीक हो गई। पहले 18 महीने तो मुश्किल थे। जी हाँ, क्योंकि सबके लिए वो ऑपरेशन, फिर वो कीमोथेरेपी, जी हाँ, और उससे बैटल करना। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी तो मन में आता था, लेकिन सोचा तो था कि नहीं, उम्र सिर्फ 36 साल की थी, बच्चे छोटे थे। जी हाँ। तो हम सब कुछ करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की भी मुझे बहुत ही मदद हुई। अच्छा। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि
मॉडर्न मेडिसिन के साथ अगर स्पिरिचुअलिटी और प्रार्थना का जोड़ हो, सबके आशीर्वाद हो और भगवान के आशीर्वाद हो, तो आपको कोई भी संघर्ष, कोई भी कठिनाई को पार करने की असीम शक्ति वो देता है। होती है। वो जो शक्ति प्राप्त हुई शायद उसके बल के ही ऊपर से मैंने पूरा ये संघर्ष क्लियर किया। बिल्कुल, और मैं ठीक हो गई। अभी उसको हुए हैं ठीक 41 साल। देखिए, 41 साल पहले आपने जंग लड़ी और उस जंग में आपने कैंसर को मात दे दी। तो इसमें मेरा हिस्सा तो छोटा है, लेकिन परिवार, डॉक्टर और दैविक शक्ति जो है उसका हिस्सा ज्यादा है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और ये जो आपकी बात इतनी प्रेरक है कि ये सिर्फ एक दो के लिए नहीं, ये सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि छोटी सी मुसीबत, छोटी सी समस्या से हम घबराए नहीं। हिम्मत से यदि हम जंग लड़ते हैं तो हमको सफलता मिलने ही वाली। बिल्कुल। आपने खुद के स्वास्थ्य को संभाला। आपको कैंसर हो चुका था तो आप खुद को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना पड़ता होगा, आपको ख्याल रखना पड़ता होगा। बराबर। तो खुद का स्वास्थ्य, फिर इतना बड़ा आपका मेडिकल का कार्य और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट तो लाइन लगा के बैठ जाते हैं, टाइम से यहाँ पहुंचना, एक एक पेशेंट को देखना, ये करना, बहुत सारी जिम्मेदारी। तो यानी आपने अपने कार्य, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज किया? सबसे पहली बात मैं ये समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा बड़ा परिवार है। आजकल के महिलाओं को मैं एक संदेशा देना चाहती हूँ जिनको लगता है कि मेरा परिवार सिर्फ मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली है जिम्मेदारी जरूर ज्यादा आती है, लेकिन उतनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और मदद भी हमें बिल्कुल मिलती है। तो मैं वैसा समझती हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड के दादी जी, मेरे सास ससुर, मेरे पेरेंट्स और मेरी बुआ जी, इन सब लोगों को इनके एंड तक, यानी कि उनके लास्ट 5-10 साल में मैं कुछ उनकी सेवा कर पाई, जिसके वजह से उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक था। और उनके आखिर के दिनों में उनको कंफर्ट, प्रेम और आनंद से उनकी गुजारिश, वो मेरा सौभाग्य है। और मैं एक जरूर देखती हूँ कि आजकल बहुत लेडीज घबरा जाती हैं। उनको वो जिम्मेदारी की कल्पना से ही डर हो जाता है, लेकिन हर लेडी में उतनी हिम्मत है। लेडीज आर लाइक, जैसे देवी के 8 हाथ होते हैं, तो मल्टीटास्किंग उसके बॉडी में, उसके माइंड में नेचुरली आता है। आप जरा हिम्मत करके तो देखिए कि आपको भी ये पॉसिबल होगा। बिल्कुल। तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ। थोड़ा आपको जरूर अटेंशन टू डिटेल, माइक्रो मैनेजमेंट, टाइम का करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने कार्य के लिए और लोग भी, उस सेम लाइक माइंडेड लोग आप जोड़ते हैं। देखो, कोई कार्य अकेला नहीं होता है, टीम वर्क से होता है। तो मेरी इतनी अच्छी टीम हॉस्पिटल में है। मेरे साथ गए 30 साल से डॉक्टर शिल्पा मैडम काम करती है, जो मेरी एक्चुअली बहन के जैसी है। तो हम दोनों मिलके काम संभालते हैं। तो अगर मैं बिजी हूँ तो वो बिजी है, वो संभालती है। जैसे घर में भी, तो अगर आपने एक टीम वर्क किया और लोगों को जोड़ते गए, तो आपकी जिम्मेदारी संभालने में आसान भी हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है, बुजुर्गों को भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है, और प्रैक्टिस तो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो आई टेल द चिल्ड्रन, लेडीज दीज डेज, बिल्ड अ टीम, एंड देन विद अ टीम, लाइक माइंडेड पीपल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो कहता है कि मैंने ये अकेला किया, वो गलत कहता है। वो भूल जाता है कि बाकी के लोगों की भी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है। ये हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये विमेंस डे है और हम ये संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को कि वो सेल्फ सेंटर्ड ना बने। और
आपके बच्चे और उनके बच्चे, यानी आने वाली पीढ़ी को भी आप देख रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाऊंगी जी। मेरे हस्बैंड के दादी जी जब 95 थे, बेड पे थे जी। तो उनका सब हम केयर करते थे। तो मेरी बड़ी बेटी 5 साल की थी। अच्छा। तो वो देखती थी। तो उसने मेरे पिताजी को जाके कहा कि नाना जी देखो, आप बिल्कुल मत डरो, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं बिल्कुल आपका सब ऐसे ही करूंगी जैसे मम्मी दादी जी का करते। तो देख के ही जिसको हम संस्कार बोलते हैं वो यही है, लर्निंग बाय इमिटेशन। और ये यदि हमने एक उदाहरण खुद दिया तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी ये सब सीखेगी। इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है और आप सिर्फ जॉब नहीं कर रही हैं, ये इतना बड़ा आपका हॉस्पिटल है जिसको आप मैनेज कर रही है, तो आपका तो काम डबल है। और उसके साथ आप पूरे अपने परिवार और परिवार में रहने वाले लोगों को भी देख रही हैं। तो इस तरह का जो आपने एक सामंजस्य करा है सबके बीच में, ये एक ऐसा उदाहरण है जो मुझे लगता है आज विमेंस डे के दिन मैं चाहती हूँ मेरी सभी बहनों के पास ये पहुंचे और कुछ न कुछ हम इसका कुछ % सीखें। तो एक प्रेरक व्यक्तित्व मैं चाहती थी जो आपने आज इस बारे में बात कही है। और स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी आप क्या बताना चाहेंगी? नहीं, स्पिरिचुअलिटी से पहले हमने ये समझना चाहिए कि हर चीज में, वो बच्चों की पढ़ाई हो या तुम्हारा करियर हो या आपका दैनंदिन विषय हो, अगर इसमें स्पिरिचुअलिटी की जोड़ होती है तो आप एक्चुअली टॉप पे जा सकती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ हमें पता नहीं है। और आजकल के लड़कों को लगता है ये सब पुरानी बातें, ऐसा कब होता नहीं है। लेकिन ये महसूस करने की और एक्सपीरियंस करने की बातें रहती हैं। तो अगर आप गुरु मानते हैं, ईश्वर को किसी भी रूप में मानते हैं, एक एक्स्ट्रा पावर है जो हर चीज को कंट्रोल करती है या आपको सफलता देने में उसका एक रोल होता है। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी में आपका माइंड काम हो जाता है, आपके रिस्पॉन्सेस ठीक हो जाते हैं, आपको हिम्मत देता है। क्योंकि कठिनाइयां तो सबके जीवन में है, लेकिन वो आप कैसे फेस करें। स्पिरिचुअलिटी विल गिव यू द स्ट्रेंथ, इट विल गिव यू द कामनेस, इट विल गिव यू द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू एक्सेप्ट कि लाइफ में क्या है और इसके आगे मैं रोने से क्या मतलब है, मैं इसका फेस करूं, मैं इससे सुझाव दे सकूं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकूं और छोटी छोटी कदों से मैं आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। स्पिरिचुअलिटी आपको डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ देता है और ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। जी। मैडम, आपके बारे में सुना है आप बहुत अच्छी ट्रैवलर है, बहुत जगह घूमती रहती है। मतलब सारी इतनी बिजी आपके इसमें शेड्यूल में भी आप कभी न कभी बीच में समय निकाल कर कहीं ना कहीं ट्रेवल पे भी जाती रहती हैं, जिसको बोलते हैं ना कि जीने की कला आनी चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, उसको आप पूरा अच्छे से ये कर रही हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यदि हमको महिलाओं की हेल्थ को लेकर, यदि हम चाहें कि ऐसी आदतें हों कि जिससे कम से कम हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकें। अब कोई बीमारी आनी है तो वो आती है, उसको हम किसी न तरह से टैकल करते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश क्या करें कि जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। ये लड़कियां, औरतें, सभी के लिए ये बात लागू होगी। तो आप थोड़े से टिप्स दीजिए। तो पहले जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कहा था कि अगर औरत की स्वास्थ्य बनी रहेगी तो उसका कुटुंब, उसका परिवार स्वस्थ रहेगा। फिर स्वास्थ्य समाज का ये प्रेरणादायक है और देश भी स्वस्थ रहेगा। तो महिलाओं ने ये, अगर उनको समझ में आए कि उसके स्वास्थ्य पे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और खुद को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बीमारी तो किसी को भी आता है, तो लेकिन इन बीमारियों को अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस, कैंसर जैसी बीमारी हो या डायबिटीज हो, पहले जो अर्ली साइंस है वो निग्लेक्ट नहीं करने चाहिए। लेडीज क्या करते हैं, परिवार के जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को बिल्कुल लास्ट स्टेज पे रखती हैं, ये गलत करती हैं। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस जल्दी होता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है और सही ट्रीटमेंट लेना है। मैंने जो संदेशा दिया कि स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन
मेडिकल ट्रीटमेंट के जगह है स्पिरिचुअलिटी आप नहीं कर सकते, वो जोड़ के आपको करना है, सब कुछ मिल के होना चाहिए। तो अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे, और काफी महिलाएं अराउंड 40 अगर वो आती है तो हमने अगर आप इनसे पूछा कि अपने डॉक्टर को लास्ट कब देखा था, मैडम 16 साल पहले मेरी डिलीवरी हुई तब हम गए थे, कभी डॉक्टर कभी गए नहीं। तो ये गलत है। अराउंड 40 अक्सर लेडीज को हेवी ब्लीडिंग की बीमारी होती है, डायबिटीज डिटेक्ट होता है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, कभी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो सबने अराउंड 40 हर साल में डॉक्टर के पास एक एनुअल चेकअप करना जरूरी है। मैं तो कहती हूँ खुद को बर्थडे प्रेजेंट दे दो और बर्थडे के अवसर पे सारी टेस्ट कर लो, अपना करो। तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग है, पैप स्मीयर है, सोनोग्राफी से ओवरी का पता चलता है, शुगर कोलेस्ट्रॉल चेक करो, ताकि अगर कोई बीमारी होने वाली है प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, और आप अच्छी रहेंगी तो आपके बच्चे, परिवार, हस्बैंड सब ठीक रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो गिफ्ट योर सेल्फ एन एनुअल चेकअप ऑन योर बर्थडे, ऐसा एक छोटा सा देखो मैसेज है। और मैडम ऐसे कि जैसे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, वो भी कई बार क्या होता है कि परिवार में कईयों को नॉलेज नहीं रहा, तो जैसे कोई औरत चिड़चिड़ी हो रही है या बहुत थक रही है, उसके कारण उनसे वो काम नहीं हो रहा जो वो आज तक कर रही थी, तो घर के मेंबर्स को भी जैसे एजुकेट करना चाहिए। तो ऐसा भी आप लोग, मतलब आप लोगों का कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं? हाँ, तो हम पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स भी करते हैं, और अक्सर छोटे छोटे समाज में जैसे कोई गणपति का अवसर हो या नवरात्रि का अवसर हो या लेडीज विमेन्स डे के लिए काफी लोग हेल्थ प्रोग्राम्स रखते हैं, तो हम वहां जाके सबसे काउंसलिंग करते हैं, इनफॉर्मल बातचीत करते हैं, और फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, विशेषतः हस्बैंड को, क्योंकि जब लेडी मेनोपॉजल होती है, बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, हस्बैंड और भी बिजी बिजनेस में हो जाते हैं, तो महिला अपने आप को अकेली महसूस करते हैं। तो उस समय अगर पूरा परिवार उसके साथ हो और उनका भी काउंसलिंग करे, तो उनको जरूर अपनी माता जी हो या बहन जी हो या कोई भी ज्यादा एम्पैथी से वो उनको देखेंगे, करेक्ट, और वो महिला को भी मदद होगी और परिवार को भी मदद होगी उसकी हालत समझने में। जी। तो जब आपके यहाँ डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, या जब प्रेगनेंसी में महिलाएं आती हैं, तो मैडम आप क्या उनके जैसे सास है घर में या फिर उनके पति, इनसे भी बातें आपकी होती है? हाँ, कंसल्टेशन पे तो होती है, लेकिन खास तौर के हमारे हॉस्पिटल में गई 20 साल से हम एक इनफॉर्मल एक्सरसाइज और इंफॉर्मेशन के लिए क्लास, एंटीनेटल क्लास लेते हैं। अच्छा। वो विदाउट चार्ज है। शिल्पा मैडम मेरे लिए बहुत कुछ करती है, उनमें से ये एक एक्टिविटी है जहाँ मदर इन लॉ, हस्बैंड को हम कंपलसरी बुलाते हैं, और एज अ ग्रुप अगर बैठेंगे तो इनफॉर्मली बहुत शेयरिंग होती है। और आजकल नॉर्मल डिलीवरी कैसा होता है, पेनलेस डिलीवरी कैसा होता है, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि पहले तो जॉइंट फैमिली में रहते थे तो कोई ना कोई बताने वाला है। आजकल मदर इन लॉ भी काम करती, मदर भी काम करती, टाइम तो किसी के पास नहीं। तो उस लास्ट 1.5-2-3 महीने में हम ये सब उनको जानकारी देते हैं, और उनका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डिलीवरी से जो वो डरती है तो वो बोलती है कि एटलीस्ट वी आर नॉट स्केर्ड, हम कॉन्फिडेंटली नॉर्मल डिलीवरी के पेन सहन कर पाएंगे। तो ये सब समझ सकते हैं। और मैडम ये भी आप समझाती हैं क्या, जैसे जो पति है तो वैसे लड़की हुई, लड़का हुआ, पर ये सिर्फ वो औरत के कारण ही वो लड़की नहीं होती है, ये सारी बातें भी क्या आप? जैसे वो किसी को प्रेगनेंसी के दौरान जब कंसल्टेशन को आते हैं, किसी को अगर 2 बेटियां हैं और उनको बेटा चाहिए होता है, तो हम उनको पहले समझाते हैं कि ये वाइफ का दोष नहीं, किसी का भी दोष नहीं, ये जैसे नेचुरल भगवान ने दिया हुआ है तो वो आपने स्वीकारना चाहिए। हम सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल उनको एनकरेज भी नहीं करते, लेकिन बल्कि समझाते हैं कि बालिका को सुदृढ़ बनाओ, एम्पावर करो, शी विल बी बेटर देन 1,000 सन्स। और
बिलीव मी, आजकल लोग बदल रहे हैं। जैसे 25-30 साल पहले लोगों को बहुत लगता था कि बेटा चाहिए। अगर आज हमने किसी को पूछा कि आपको बेटा बेटी क्या चाहिए, 9 out of 10 बोलेंगे हमें बेटी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा, वो सुन के बहुत खुशी होती है के अवसर पर आपके मुंह से ये बातें सुनकर बहुत खुशी होती है। करवाती है तो आपको ज्यादा पता है। और ये बात जो आपने बताई कि यानी लड़कियां अब लोग चाहने लगे, ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। बिकॉज लड़कियां अपने पेरेंट्स को संभालते हैं, अपने इन-लॉज को संभालते हैं, 2 फैमिलीज को वो बेटियां ही संभालती है, पढ़ाई भी करती है, जॉब्स भी उतने ही करती है और करियर भी संभालती है। बिल्कुल। सो मोस्ट पीपल आर वेरी हैप्पी टू हैव बेबी गर्ल। लेकिन मैडम यहाँ पर मैं ये डॉक्टर पूछना चाहती हूँ कि जैसे उनको ये एजुकेट आप करते हैं क्या कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो पति और पत्नी दोनों के क्रोमोसोम से ही वो बच्चा बनता है। करेक्ट। तो सिर्फ पत्नी के ही दोष नहीं रहता है जिसको कि वो लोग मान लेते हैं कि लड़की ही लड़की हो रही है या लड़का ही लड़का हो रहा है, पर इसमें तो दोनों ये XY क्रोमोसोम तो हस्बैंड की तरफ से ही आते हैं। वो उनको तो बताया जाता है, वो हम बताते हैं कि अगर हस्बैंड के Y क्रोमोसोम से ही आपको बेटा होने वाला है तो वो महिला का बिल्कुल भी कुछ भी दोष नहीं है। और ये चांस ऑकरिंग है क्योंकि 50% स्पर्म से बेटे होंगे और 50% स्पर्म से बेटियां। मैं डॉक्टर मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि ये एजुकेशन लड़कों को और उनकी मदर को मिलना चाहिए। करेक्ट। कारण ये है कि अभी तो काफी चेंज हो रहा है हमारा समाज, लोगों को समझ में आ भी रहा है, फिर भी अभी कई % ऐसे हैं और ज्यादातर विलेजर्स जो हैं गांव में रहने वाले वो इस बात को यदि नहीं समझ पाते हैं तो उस महिला को बहुत तकलीफ दी जाती है या फिर वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है आदमी। तो ये यदि उन्हें पता रहे कि ये दोष एक महिला का नहीं होता है और ये दोष है ही नहीं, ये दोष है ही नहीं और महिला का तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये चीजें उनको ज्ञान होना चाहिए अपनी बॉडी तो हर चांस पे हम ये काउंसलिंग और ज्ञान देते ही रहते हैं। वो रूरल एरिया से आई हो या अर्बन एरिया से आई हो, लेकिन पहले से तो बहुत आजकल एजुकेशन भी हो रहा है, सजग भी है और लोग ऐसा कम सोच रहे हैं आजकल। अच्छा, अभी आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादा एज में लोग शादी कर रहे हैं या लिव इन में रह रहे हैं और फिर बच्चा IVF से कर लेंगे, देख लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, ये करके जो एक लंबा समय जब कि प्रेग्नेंट होना चाहिए उसको वो टला देते हैं। तो यंग एज में जो चीज होती है वो बाद में नहीं होती। कई बार वो बच्चा भी जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है क्योंकि ज्यादा एज में हो रहा है। करेक्ट। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? जैसे लेडीज पढ़ने लगी और वो अलग अलग जॉब्स में और हायर जॉब्स में जाने लगे, एज ऑफ मैरिज आजकल एवरेज एज देखेंगे अर्बन इंडिया में तो 27, 28, 29 है। उसके बाद में भी उनके कुछ एस्पिरेशंस, एम्बिशंस होते हैं। तो आजकल जैसे हमारे समय में 30 इयर्स पे दोनों बच्चे हो जाने थे, वैसे तो होता ही नहीं है। आज 35 साल पे एक आध बच्चा हो गया तो भी हम लकी समझते हैं क्योंकि तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं क्योंकि पीक फर्टिलिटी कोई भी महिला की 20 से 30 साल में रहती है। ये मतलब लोगों को करेक्ट। और फिर 35 साल के बाद फर्टिलिटी अक्यूटली ड्रॉप हो जाती है। तो आफ्टर 35 कंसीविंग ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट। और उस एज में एज के हिसाब से किसी को डायबिटीज होता है, किसी को थायराइड होता है और उनके जॉब्स भी इतने हाई प्रोफाइल होते हैं कि वो साथ साथ भी नहीं रह पाते हैं। इसीलिए कंसीव होने में भी उनको समय लगता है। और फिर 40 के पहले किसी भी हालत में बेबी होना चाहिए, फिर वो IVF के लिए जाते हैं और वो जरूरी है कि सक्सेसफुल हो। करेक्ट। और कॉस्टली भी है। और कैसा है, जितना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे इसमें आया है, इंडियन लेडीज को समझना चाहिए कि बायोलॉजिकल एज इंडियन विमेन और कॉकेशियन विमेन, कॉकेशियन मीन्स व्हाइट कलर, जो वेस्टर्न कंट्रीज में लेडीज रहती है, इनके बायोलॉजिकल एज में 5 साल का फर्क है। इंडियन कॉन्टिनेंट में लेडीज का मेनोपॉज अक्सर 50, 48, 47 तक होता है, वेयर एज
वेस्टर्न पॉपुलेशन में 53, 54, 55 से भी होता है। सो जो वेस्टर्न 35 है, जो इंडियन 30 है। अच्छा। तो जब इंडियन 35 सोचती है कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, तो वो एज 40 इयर्स में उनको वहां देखेंगे। सो वी कैनॉट कंपेयर आवर बायोलॉजिकल एज विद वेस्टर्नर्स। वी मस्ट हैव आवर बेबीज एटलीस्ट 4 to 5 years अर्लियर देन व्हाट दे हैव इन वेस्टर्न। लेकिन काफी लोग हमारे आउट ऑफ कंट्री सेटल होते हैं, तो दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, तो उनको शायद दिक्कत आती नहीं है। ये होता है। करेक्ट। तो जो आपने शुरू में कहा कि आपने इतनी जिम्मेदारियां कैसी संभाली, तो मुझे एक बात बताना था कि मेरे कॉलेज एकेडमिक्स और यहाँ के करियर और संघर्ष हेल्थ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर संजय गणोरकर का बहुत सपोर्ट रहा है। हम दोनों वैसे क्लासमेट्स हैं, तो एक दूसरों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो जहाँ मैं बिजी थी, तो छोटे बच्चे थे, तो परवरिश में बहुत हेल्प करते थे। और मैं जैसे बुजुर्गों की देखभाल करती थी, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, मुझे सपोर्ट किया और मुझे मदद भी की। तो जब आपके हस्बैंड और आपका परिवार आपके साथ हो, तो आप सब कुछ कर सकती है। तो मुझे ये बताना जरूरी है कि आपका परिवार आपके साथ होना चाहिए। तो आप ऐसी कोशिश करें कि आप, अगर आपके साथ नहीं है आपके हस्बैंड, तो उनको थोड़ा समझाएं। तो दोनों मिलके जो काम करेंगे वो काफी बेहतर हो सकता है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और सभी व्यूअर्स को आपने महिला दिन के अवसर पे मुझसे बात करने का सोचा, ये मेरा सौभाग्य है पूर्णिमा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।